नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद निसार सर में। तो सब बढ़िया होंगे। काफी दिनों बाद क्लास आ रही है, ऑलमोस्ट 6-7 दिनों बाद। उम्मीद करते हैं कुछ भूले नहीं होंगे। अगर भूल भी गए तो वापस रिवीजन तो करवा देंगे। सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम। तो अभी काम वाम चल रहा है, खेती वेती का जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, खेती वेती से वो जानते हैं कि भी काती रहा है तो उसके अंदर काम हो जाता है। उस हिसाब से टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट हम करेंगे। तो जो पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? मेरे हिसाब से उदय सिंह हमने स्टार्ट किया था, बनवीर उससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था, है ना? 11वीं क्लास है आज। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उदय सिंह। कौन पढ़ा था? उदय सिंह। शासनकाल की बात करूं तो कहां से कहां तक? 1536 से लेकर 1572, 36 वर्षों का ये शासनकाल रहा और 1536 से ही प्रारंभ हुआ। तो मैंने बात की कि उदय सिंह किसके बाद शासन संभाला? तो विक्रमादित्य के बाद। और ऐसे देखा जाए कि प्रॉपर देखा जाए तो बड़वीर बड़वीर राजा नहीं था, इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि विक्रमादित्य के बाद ही किसने शासन संभाला? उदय सिंह ने। लेकिन बीच में प्रशासक बना था कौन? बड़वीर बना था। और वो दासी पुत्र था किसका? जो उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज, उसका कौन था? दासी पुत्र था। तो अब उसके बाद में हमने पढ़ा कि बड़वीर और जो उदय सिंह था उसके बीच में युद्ध हुआ था। उससे पहले हमने पढ़ा कि उदय सिंह को और पन्ना धाय को शरण दी थी कुंभलगढ़ के किले के अंदर। किसने? आशा देवपुरा जो थे, उन्होंने शरण दी थी कुंभलगढ़ के किले के अंदर। उसके बाद जो है वो बूंदीवाड़ा हमने मामला सलटा दिया था, बता दिया था। बूंदीवाड़े आए थे, पहचाना था उदय सिंह कौन, वो वापस मिल गए थे। सरदारों ने कहा आक्रमण करो ना, आक्रमण किया न। फिर वो जो युद्ध हुआ अपने मेवाली का युद्ध, कौन सा? मेवाली का युद्ध कब हुआ? 1540 में। ठीक है, कब हुआ? 1540 में। लिए इसलिए जो है कुछ किताबें जो है इनका शासनकाल जो है 1536 न लिख के 1540 से प्रारंभ कर देती है। ये बातें हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, लेकिन फिर से थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा हो गया गैप दो क्लासों के बीच में, तो इसलिए वापस समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इनका शासनकाल यहाँ से भी स्टार्ट हुआ था क्योंकि मेवाली का युद्ध हुआ था। उसके अंदर किस 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 के मध्य हुआ था? एक तो उदय सिंह के मध्य, उदय सिंह और बड़वीर। कौन था? बड़वीर। अब यहाँ पे उदय सिंह का साथ देने आया था भाई मालदेव। कौन आया था? मालदेव। और इसके अंदर जीत किसकी हुई थी? अपने उदय सिंह जीता था। जीतने के बाद जो है राज्याभिषेक हुआ होगा। तो उसके बाद में जो है वहां पे ऐसा लिखा जाता है कि राज्याभिषेक भी 1540 में होता है, कुछ लिखते हैं कि। लेकिन शासनकाल जो स्टार्ट यहाँ से माना जाता है कि बड़वीर को सिर्फ प्रशासक बनाया गया था, नहीं कि वहां का राजा बनाया था। और 1536 में क्या विक्रमादित्य की जो है बड़वीर ने हत्या कर दी थी। पीछे बचा कौन? उदय सिंह। तो इसलिए उदय सिंह का जो है शासनकाल है वो 1536 से ही माना जाता है। लेकिन कुछ किताबें बता रहा हूँ बार बार कि 1540 भी लिख देती है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन जो ऑथेंटिकली किताबें लिखती है यानी एनसीईआरटी बुक लिखती है वो 1536 से ही मानती है। इसके बाद में चर्चा करूं तो हमने एक युद्ध और पढ़ा था, वो था हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो हमने बात की थी कि 1557 ईस्वी में हुआ था। कब? 1557 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ? तो सारी जो कहानी थी, इससे पहले भी हमने एक युद्ध पढ़ा था, वो सारी कहानी जो पिछली क्लास के अंदर है, उतना ज्यादा रिवीजन की जरूरत है नहीं। हमने युद्ध पढ़ा तो हमने बात की इसके अंदर की, इसके अंदर हुआ था ये उदय सिंह के मध्य और अजमेर का पठान था कौन? हाजी का पठान। और यहाँ पे इसका साथ दिया था मालदेव ने। इस युद्ध में दिया था मालदेव ने साथ, किसका? उदय सिंह का। लेकिन कुछ बातें हो गई थी, चर्चा की थी हमने, तो इसमें साथ दिया था किसने? मालदेव। किसके कारण हुआ? तो ये एक महिला थी, कौन? रंगराय। ये जो युद्ध हुए, ये वाला हरमाड़ा वाला, ये रंगराय महिला कारण। रंगराय वाली कहानी हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी सारी सारी। ठीक है, एहसान वाली बात, एहसान चुकाने की बात आ गई तो इसने कैसे एहसान चुकाना है, वो वाली सारी बातें अपन ने कर ली थी। तो उदय सिंह और हाजी खान के पठान जो है उनके मध्य हरमड़ा का युद्ध हुआ 1557 में। साथ किसने दिया हाजी खान पठान का? मालदेव ने। इसके अंदर मालदेव ने साथ दिया था। एक बात यहाँ पे शायद रह गई है, यहाँ पे जो है ना, जब उदय सिंह जीता तो मालदेव को एक हाथी दिया था, वो कौन था? बसंत राय। बसंत राय नामक एक हाथी दिया था। कि ये भी याद रख लेना, तो थोड़ी सी पूछ लेता कई बार कि हाथी जो भेंट किया था उसका नाम क्या था, या कौन सा हाथी उन्होंने भेंट किया था, ऐसा प्रश्न आ जाता है कई बार। तो ध्यान रखना है, छोटी सी चीज है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1557 में भी युद्ध हो गया, लेकिन उसके बाद में याद आपको याद हो तो मैंने बताया था 1559 में क्या हुआ था?
अमर सिंह का जन्म हुआ था। तो वहां पे क्या किया था इन्होंने, एक तो उदय सिंह ने उदय सागर झील बनाई थी, इससे पहले उदयपुर बसाया था। उदय सागर झील। और इसके अलावा एक महल बनवाया था, वो क्या नाम है उसका नाम, मोती महल। इनका निर्माण करवाया था जब अमर सिंह। अब आप बोलोगे डायरेक्ट अमर सिंह महाराणा प्रताप क्यों नहीं आया, तो महाराणा प्रताप की हमने बारे में बात की थी कि सीक्रेट रखना भी थोड़ी जरूरी होता है, नहीं तो सारा का सारा महाराणा प्रताप यहीं पढ़ा दूंगा मैं, उससे मतलब नहीं निकलता। उसके बाद हमने पढ़ा कि अकबर का आक्रमण, अकबर का आक्रमण कब हुआ था, हमने कहा कि 1567 से लेके 1568। ठीक है, यहाँ पे डेरा डाला होगा, युद्ध होते थे 1568, यानी साल भर लग गया होगा, 6 महीने 8 महीने जो भी लग गए होंगे टाइम पीरियड। तो उसके बाद में हमने बात की कि उदय सिंह को जो है वहां के जो सरदार थे उन्होंने कहा कि आप चले जाओ, राजा की जिंदा रहना जरूरी है। तो वो चले गए थे, कहाँ चले गए थे उदय सिंह जी, गिरवा की पहाड़ियों में, गिरवा की पहाड़ियों में। उसके बाद जिम्मेदारी किसको दी, अगर वो चला गया तो किसी को तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी दी होगी, तो किसको जिम्मेदारी दी थी, एक तो जैमल प्लस फत्ता, इन दोनों को जो है चित्तौड़ की जिम्मेदारी थी, मतलब मेवाड़ की जिम्मेदारी दी थी। जिम्मेदारी देके जो है चले गए। अब जो है जयमल कौन था, फत्ता कौन था, इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। मैं से बता चुका हूं मैं कि मेवाड़ का राजा और आमेट, दोनों चीजें हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जयमल और फत्ता जो है वीरता से लड़े थे, शहीद भी हो गए थे। और जो जयमल है, जयमल को गोली मार दी थी किसने, अकबर ने। बंदूक का क्या नाम था, संग्राम था। उसके बाद में होता है क्या, मेवाड़ का तीसरा शाखा होता है, यह भी चर्चा की थी हमने, मेवाड़ का तीसरा शाखा। इसके अंदर जो है दो टर्म्स होती है, कौन कौन सी, एक तो जोहर और एक केसरिया। ठीक है, इसके अंदर जोहर कौन करती है, फूल कवर। फूल कवर कौन थी, तो जेमल की तो बहन थी, और अपने फत्ता जो है फत्ता की पत्नी थी। ठीक है, तो रीजनिंग का सवाल बन गया, फिर से पिछली क्लास में पूछा था, इसमें पूछ लेता हूँ कि फत्ता और जयमल का क्या रिश्ता था, पूछ लेता हूँ, ठीक है, बता देना कमेंट के अंदर। केसरिया, तो केसरिया किसने किया था, एक तो कल्ला भाई, कल्ला भतीजा था इसका जयमल का, ठीक है। और उसके बाद में कौन था, एक तो फत्ता और एक जयमल। ये शाखा होता है, इसके अंदर वीरता से लड़ते हैं, सारी सारी वीरता पूर्व जो कहानी थी वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अकबर है, अकबर को कुछ हाथ नहीं आया, क्योंकि ना तो उदय सिंह हाथ आया, ना उसको पकड़ पाया, ना गिरफ्तार कर पाया, ना महाराणा प्रताप, कुछ भी नहीं मिला उनको, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 30,000 लोगों का क्या करवा दिया, कत्लेआम। 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया। और वहां पे एक सिक्का चला हुआ है, उसका नाम क्या था, एलची, एलची नामक सिक्के चलवाए, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया था, और हमने कहा था कि अगली क्लास के अंदर, यानी इस क्लास के अंदर हम फूल कवर, कल्ला, फत्ता और जो जैमल है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा लिखेंगे बारे में कि थे कौन, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या एग्जाम में सिर्फ मैंने बताया कि कौन है, लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, एक बार रिवीजन कर लो, करना चाहो तो, ठीक है। बाद में आगे क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिख लो इनको, लिखना चाहो तो भी, मान लो रफ में कुछ रिवीजन टाइप लिखना चाहो तो भी लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना डेस्टर ढूंढ रहा था मैं, मिला नहीं है। अब ये कौन थे, क्या था, इसके लिए हम एक डायग्राम टाइप बनाएंगे, एक सारणी टाइप, इंडेक्स टाइप, मान लो कुछ भी, मान लो कुछ भी कह दो उसे, लेकिन आपको अपनी कॉपी में उसको लिखना है। उससे समझेंगे हम फूल कंवर कौन थी,
कल्ला कौन था, मान लो कि सॉरी फत्ता कौन था, जैमल कौन था, इन सारी की सारी चीजों के बारे में, और इनकी जो छत्तियां बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लिखेंगे भी, लेकिन एक इंडेक्स बना लो। तो आप जानते होंगे, आगे पढ़ेंगे हम, मारवाड़ के अंदर राव जोधा, कौन, राव जोधा। अब जो राव जोधा है, राव जोधा का एक टावर था, ठीक, कौन था अपना, राव जोधा। बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे, मतलब जो बाकी बेटे थे इसकी वहां मारवाड़ में करेंगे, वरना सारी बात यहाँ कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं आधा मारवाड़ यहाँ पढ़ लेंगे, अब आपको पूरा पढ़ा दूं तो फिर वहां क्या पढ़ेंगे। तो इनके एक पुत्र था राव दूधा, कौन था, राव दूधा। अब राव दूधा के दो टावर, एक अपने रतन सिंह, थोड़ा सा इधर ले, कौन, रतन सिंह। ये रतन सिंह कौन से थे सर, मीरा के पिता क्या थे ये, हाँ मैंने कहा भाई मीरा के ये पिता थे, कौन थे, मीरा के पिता। कहाँ के सामंत थे, तो बाजोली के सामंत थे। पाती परमण में हमने पढ़ा था, बाजोली से कौन आया था, रतन सिंह। बाजोली, बाजोली ठिकाना इनके पास है, ठीक। अब बात आती है कि एक और बेटा था इनका, कौन, विरमदेव। विरमदेव नाम लिखते ही पता चल गया होगा, ठीक है, विरमदेव सोनगरा नहीं, मेड़ता वाला, ठीक, मेड़ता। तो विरमदेव था कौन, किसका पुत्र, रावदूदा का, और रतन सिंह कौन था, अपने रावदूदा का पुत्र। विरमदेव के और दो टावर थे, कौन कौन, एक तो थी फूल कंवर, लेडीज फर्स्ट इसलिए पहले छोरी का नाम, उसके बाद में छोरे का नाम क्या था, जयमल। तो इतनी जानकारी तो आपको मिल गई कि फूल कंवर कौन थी और जयमल कौन था। जयमल कौन था, तो विरमदेव जो मेड़ता के सामंत थे या राजा थे, मेड़ता के राजा थे, उनका बेटा था जयमल, और फूल कंवर भी उनकी बेटी थी। इतनी क्लियर, इतने बात क्लियर है। उसके बाद में कल्ला, सॉरी फत्ता, फत्ता कौन था, तो फत्ता जो था वो पति था, ठीक है, फूल कंवर का पति था, यानी कि फूल कंवर से शादी हो रखी थी फत्ता की, यानी कि जो जयमल था कौन था, फत्ता का साला, और फत्ता कौन था, जयमल का जीजा, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी, रीजनिंग वाला जो प्रश्न था उसका आंसर भी मैंने दे दिया है। उसके बाद में अब ये इंडेक्स क्यों बनवाई है, तो मैं कहूंगा इनकी छत्रियां जो है किस किस की, अपने जो फत्ता और जयमल की, और ये जो इंडेक्स है वो आपको थोड़ी काम आएगी। तो मैं बात करता हूँ फत्ता की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो फत्ता की छतरी बनी हुई है अपने रामपोल, कहां पर, रामपोल में इनकी छतरी बनी हुई है। कहां बनी हुई है, रामपोल के अंदर। मैं आपको आधी छतरियां थोड़ी बहुत यहाँ पे याद करा दूंगा आपको, जो भी है इनकी छतरी बनी हुई है कहां पर, एक तो भैरव पोल और एक अपने हनुमान पोल, ठीक है, कहां पर, हनुमान पोल। कौन थे तो लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना, मेड़ता के राजा। इनके बाद मेड़ता का शासन किसने संभाला, अपने विरमदेव ने, सॉरी जयमल ने। तो जयमल मेड़ता के राजा, छतरी कहाँ बनी हुई है, भैरव पोल और हनुमान पोल के अंदर। और फत्ता जो है, जो किसके पति थे, फूल कंवर के, उनकी छतरी कहाँ पे है, अपने राम पोल के अंदर। ऐसा रख सकते हो, ये राम जी, सीता जी, हनुमान जी और साथ में भैरव जी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। ये इंडेक्स बना लो, थोड़ी सी शॉर्ट बना लेना, मतलब इसको यहाँ पे लिखता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला थोड़ा पोर्शन नहीं आता, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख रखा है। तो अब इसको बना लो तो सही रहेगा। जोधपुर लिख लो या मारवाड़ लिख लो, अपने लिखना चाहो तो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे ये वापस थोड़ी सी रिपीट होगा, दूधा वूधा तो हमने स्टाफ दूधा है तो वो रिपीट हो बेटे। तो मतलब जो देव है जो, लेकिन जो विरमदेव है, रतन सिंह भी ठीक ठाक है, लेकिन ये जो इंडेक्स है ये आपके लिए काम की चीज है फिलहाल इस टॉपिक के अंदर। विरमदेव, जयमल, फूल कंवर, ठीक है, राव दूधा के दोनों पुत्र थे। विरमदेव के आगे जो ये आपकी कहानी है ये थोड़ी सी मैटर करती है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर।
कि कौन कहाँ थे और किन की कहाँ छतरियां। अलग से भी लिखाऊंगा मैं, जैसे अभी जयमल है तो जयमल के हेडिंग डलवा के अलग से भी लिखूंगा। लेकिन आप एक बार के लिए सारणी को उतार लो, ताकि सारणी क्या है, इजी होती है याद करने के लिए। लेकिन जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो मैंने बार बार बोल रखा है, पैराग्राफ के अंदर क्या होता है कि 10 लाइनें, और यहाँ पे शायद 20 लाइनों का भले ये डायग्राम हो, तो दोनों बराबर होती है। क्योंकि अब देखो वहां पे लिखेंगे कि जयमल की छतरी भैरव पोल के अंदर है, हनुमान पोल के अंदर है। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है भैरव पोल हनुमान पोल, फिर फत्ता हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे राम पोल। तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अपन को लाइनें बड़ी मतलब जो आपका मैटर है वो बड़ा लगने लगता है। अपन को लगता है कि यार इतना बड़ा याद करना है, जबकि यहाँ पे दिखता है छोटी सी, दिखता है कि भाई इतनी खालिस्तान दिखता है अपन को कि मतलब इतना से याद करना है। लेकिन वहां पे क्या है, इतना बड़ा याद करना पड़ता है। तो बड़ी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, तो दिक्कत होगी। ठीक है, मैटर बड़ा होगा तो टाइम भी लगेगा आपको। आप सोचोगे कि इतना है, तो मान लो आपके पास 10 मिनट बचे हैं पढ़ने के लिए। अब आप बहुत सोचोगे उसके बाद दूसरा काम करना है, 10 मिनट बचे, तो उस 10 मिनट में आप सोचोगे यार इसमें तो ये थोड़ा सा एक पेज है, या मान लो 2 पेज हुए, 2 पेज आप सोचोगे कि यार अभी 10 मिनट में नहीं हो पाएंगे। लेकिन मान लो दोनों पेज में से एक पेज पूरा लिखा हुआ है और एक पेज पे क्या है, सारणी बनी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस सारणी वाले को तो कम से कम पढ़ ही सकते हो। तो एक पेज तो आपका हो गया ना। हो सकता है एक पेज आप मान लो कि आप जो काम करना चाहते हो उस काम के बाद में पढ़ना स्टार्ट करो, तब पढ़ लो। लेकिन वो एक पेज आपका एक्स्ट्रा पढ़ा, नहीं तो लिखा हुआ होता तो उसको आप छोड़ते और बाद में पढ़ते, तो आपका एक माइनस में जाता एक पेज। तो एक पेज वही बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, जो मैटर है उसको पढ़ सकते हो कम टाइम के अंदर। इसीलिए आपको जो सारणी बनवाई जाती है, कम शब्दों में बहुत ज्यादा। ठीक है, लिख लो यहाँ पे। लिख लिया होगा ज्यादा, मतलब माता बच्चे वाले काम है नहीं, हेडिंग डाल लिखना। ठीक, अब हेडिंग डाल लो, लिखना चाहो तो जयमल। मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लेना, साथ साथ लिख लेना। ठीक है, टाइम नहीं दूंगा बाद में, क्योंकि लिखने वाले ये समझ चुके हैं हम इनके बारे में, कौन क्या है कैसे हैं। ठीक, सबसे पहले कौन है, जयमल। तो जयमल कौन था, मेड़ता का राजा, मेड़ता का राजा। उसके बाद में मैंने कहा था कि जो है 1562 के अंदर आक्रमण हुआ था अकबर का। सेनापति कौन था, सैफुद्दीन। 1562 में अकबर के सेनापति सैफुद्दीन ने मेड़ता पर आक्रमण करके मेड़ता पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद में हमने बात की कि इनकी छतरियां कहाँ कहाँ बनी हुई है। तो छतरी छतरी कहाँ कहाँ बनी हुई है इनकी, एक तो भैरवपुर, वो हनुमान पोल में स्थित है। उसके बाद में हमने बात की थी पत्ता की। पत्ता कौन था, आमेर का सामंत। आमेर का सामंत। छतरियां कहाँ बनी हुई हैं इनकी, अभी बात की थी रामपुर, तो लिख लेना छतरी कहाँ पर है,
तो राम फूल। उसके बाद में कौन बची? भाई साहब फूल कंवर। तो फूल कंवर कौन थी? फत्ता की पत्नी। ठीक है, फत्ता की पत्नी और जयमल की बहन। यहाँ तक लिखी, उसके बाद में आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो। लिखो लिखो जल्दी से लिखो। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, तो मैंने कहा था टाइम नहीं लूंगा भाई। देखो, साथ साथ में लिखना लगे। अब भाई साहब, हमने बात की थी, अपन ने बात की थी कि जो पत्ता और जयमल है, ठीक है, और जो कल्ला है भाई साहब, लड़े थे। और लड़े ऐसे थे कि अकबर इम्प्रेस हो गया। जब अकबर इम्प्रेस हुआ तो उसने क्या बनवाई? छतरियां बनवाई। कहां पर बनवाई? आगरा के किले के अंदर। एक मिनट। ठीक है, कहां बनवाई? आगरा के किले के अंदर। ये बात लिखो। राजी हो गए भाई साहब वीरता से? अकबर ने जयमल व फत्ता की छतरी नहीं, सॉरी, मूर्ति, ठीक है, की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। अब भाई साहब अकबर तो लगाया गया, इधर से अकबर चेंज हो गया। उसके बाद में कुछ सालों बाद, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आया एक भाईजान। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब आया, औरंगजेब शासक बना। औरंगजेब ने देखा ये कौन है, अपने फूफा जी लगते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, फूफा जी नहीं लगते। तो अपनी तरफ से कोई लड़ते हुए सैनिक होंगे जो मारे गए होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो फिर ये मूर्तियां किस लिए लगी हुई है, कौन है ये? तो उन्होंने कहा ये अपने 48,000 सैनिक काट दिए थे। कि 48,000 सैनिक काट दिए, किसने लगवाई इनकी फिर? तो फिर क्यों लगवाई है? कहा कि अकबर, जो आपके पूर्वज थे, उन्होंने क्या, आपके दादाजी, वो इनसे राजी हो गए थे। बहुत, मतलब कि दो जने थे, और मतलब 48,000 काट दिए। इनकी सेना छोटी थी और 48,000 काट दिए भाई साहब। तो इम्प्रेस हो गए और लगवा दी। यह है कि दादा गेलो गेलो, अब बार होशियार होता तो अब बार तो रहता। तो औरंगजेब ने क्या की? तुड़वा दी। औरंगजेब ने, ऐसे लिखो कालांतर में, कालांतर में औरंगजेब ने इन्हें तुड़वा दिया। अब मन में ख्याल आ रहा होगा,
लाडू फूट रही होला मन के माए कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा। भाई साहब अकबर ने बनवाई और औरंगजेब ने तुड़वा दी, तो किसको पता चला? ठीक है, देखने गए थे क्या वहां पे? तो मैं कहा देखने नहीं गए थे, यहाँ पे एक यात्री आया था, फ्रांसीसी यात्री आया था, बर्नियर। तो उसने एक पुस्तक लिखी थी, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। तो उसके अंदर लिखता है कि मैं वहां पे गया था, नहीं मूर्तियां देखी थी, इन हाथी के ऊपर चढ़े हुए थे, इस गेट पे इस गेट पे, तो वो वहां से जानकारी हमको मिलती है। तो लिखो इसकी जानकारी, इसकी जानकारी फ्रांसीसी यात्री बर्नियर बर्नियर अपनी पुस्तक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में इसका वर्णन, इसका वर्णन एम्पायर में करता है। ठीक है, कौन करता है? बर्नियर। कौन सी पुस्तक में? ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में। किसके द्वारा लिखी गई है? बर्नियर के द्वारा। कहाँ का यात्री था? फ्रांसीसी यात्री। यहाँ पे क्या आया था? पाटा खाना। ठीक है, लास्ट वाली बात को सीरियस मत लीजिए, ठीक है? मजाक मस्ती चल, मजाक मस्ती चलनी चाहिए। अब इसके बाद में एक और बात आती है। क्या बात आती है? कि भाई साहब इतने वीर थे, कहीं और भी तो मूर्तियां लगी होगी। तो मैंने कहा हाँ लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? बीकानेर में। बीकानेर में कहा? जूनागढ़ किला है वहां पे। किसने लगवाई थी फिर? राय सिंह ने लगवाई थी। तो लिखो, ये भी लिखो। वर्तमान में इनकी मूर्तियां, याद रखना मूर्तियां, ठीक है? छतरियां नहीं भाई साहब, छतरियां तो वो फिक्स है, राम बोल, भैरव बोल और हनुमान बोल, ठीक है? इनकी मूर्तियां, वर्तमान में इनकी मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़, बीकानेर के जूनागढ़ किले में लगी है, जिन्हें राय सिंह ने लगवाया था। राय सिंह लगवाया था, ठीक है? अब इसके बाद में कौन कौन सी बात आती है? अब इसके बाद में तो क्या बचता है? इसके बाद में तो भाई साहब उदय सिंह की मृत्यु बचती। ठीक है, तो करवाओ, मृत्यु करवाओ। तो लिखना, उदय सिंह की मृत्यु 18 फरवरी कब होगी? जहां से महाराणा प्रताप का शासनकाल स्टार्ट होगा, 72 में। 1572 में हुई। एक मिनट, 1572 गोकुंदा, गोकुंदा लिख लो या गोकुंदा लिख लो, एक ही बात। गोकुंदा में होली के दिन हुई, तथा इनकी जो छतरी है उदय सिंह की, वो भी गोकुंदा में ही है, ठीक है? तथा इनकी छतरी, तथा इनकी छतरी भी यही है, ठीक है? कहाँ पर है? गोकुंदा के अंदर, ठीक है?
अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आती है, ठीक है, हमने दत्ताने का युद्ध पढ़ा था अकबर से। अकबर की तरफ से कौन लड़ने आया था? एक, तीन जने थे ना, उनमें से एक कौन था भाई साहब? जगमाल। जगमाल मैंने पढ़ाया था कौन था? प्रताप का भाई। तो वो जो प्रताप का भाई था ना, उसी को यहाँ पे मैंने कहा था कि उदय सिंह ने अपने नौवे जो छोटा पुत्र था उसको शासन संभाल मतलब दे दिया था, ठीक है, घोषित कर दिया था उत्तराधिकारी। लेकिन उसके बाद में प्रताप बन गया था, और प्रताप जो है बनने के बाद जगमाल चला गया था अकबर के पास। अकबर ने जो है वो रियासत दी थी सिरोही वाली, ठीक है, वो चर्चा की थी हमने। तो वही उसको यहाँ पे बनाया था, ये भी लिख लो। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया। देखो यहाँ तक। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन महाराणा प्रताप। देखो जल्दी से। लिख लूंगा लिया होगा रे? लिख लिया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से 100%। हटा दूं? चले आगे, है ना? ठीक है, हेडिंग डालो महाराणा प्रताप। हेडिंग डालो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप शासनकाल 1572 से 97, ठीक है, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रताप के बारे में आधी चीजें तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं, बस ये युद्ध वुद्ध जो है अपन, बाकी छोटी मोटी चीजें हैं उनको यहाँ पे पढ़ते हैं। बाकी आधी चीजें तो अपन छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। बचपन के नाम जो है वो माता पिता। तो सबसे पहले पिता कौन होंगे? लिखो पिता। पिता उदय सिंह। कौन? उदय सिंह। उसके बाद कौन आएगी? माता। कौन है? जयवंता बाई। तो अब जयवंता बाई प्रताप की माँ। हुआ क्या था, जब बूंदीवाड़ा आए थे उदय सिंह को पहचानने, भाई उदय सिंह है कि नहीं है, तो उस समय जब उदय सिंह को राजा बनाया,
तो कहा कि अब राजा तो बन गया है, रानी भी चाहिए। तो वहां पे जो है जो अपना पाली वाला जो अखेराज है, ठीक है, अखेराज सोनगरा, तो वो खड़ा था वहां पे। उसने कहा भाई साहब कि मैं कर देता हूँ शादी, मेरी बेटी बेटी है यहाँ पे, ठीक है। कौन? जयवंता भाई। जयवंता भाई से वहां पे शादी करवा देता है। तो ये जयवंता भाई है वही थी, ठीक है। कौन थी तो लिख लेना, अखेराज सोनगरा, सोनगरा की पुत्री, ब्रैकेट में और लिख लेना, मान लो पाली, ठीक है। कहाँ के थे ये? पाली के थे, लिख ले यहाँ तक। उसके बाद में जन्म कहाँ हुआ वो लिखते हैं। देखो प्रताप ऐसा राजा है कि अगर जूते के नंबर भी मिले ना एनसीईआरटी की बुक के अंदर कहीं पे भी या कहीं पे आपको कुछ जूते के नंबर भी बता दे कि इतने 9 नंबर का जूता आता है, 9 का तो कहाँ से आता होगा, बड़ा तो 12-13 का आता होगा, तो 12-13 नंबर के जूते आते थे, तो वो भी याद रखना है, ठीक है। नाइकी के पहनते थे, पूमा के, एडिडास के, वो सारे आपको अगर मिले कहीं पे तो याद रखना है ना। जन्म कब हुआ सबसे पहले तो वो कब हुआ, तो 9 मई। कब? हिंदी में लिख लूं? मई की स्पेलिंग तो सही है वैसे, लेकिन अगर आपको लगे कि स्पेलिंग सही नहीं, ठीक है, 9 मई 1540। भाई साहब उदय सिंह जब राजा बना था तभी हो गया था पैदा। अब मैं यहाँ पे 40 से लेकर सोचो कब राजा बना है, 32 साल। भाई 32 साल तो ऐसे निकाल दिया, 32 साल वाली बातें यहाँ पे करता हूँ मैं उदय सिंह के अंदर, तो आधा मारण होता तो वहीं खत्म हो जाता। तो जन्म यहाँ पे हुआ। अब देखो होगा क्या कि वहां पे एग्जामिनर आपको जन्म पूछेगा और वहां पे डेट देगा ही नहीं, 9 मई 1540 देगा ही नहीं। तो क्या देगा, तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ज्येष्ठ यानी जेठ शुक्ला तृतीया 1597। अब आप सोचोगे 1597 तो भाई साहब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, लेकिन नहीं, ये जो हिंदी अपना कैलेंडर है वो उस हिसाब से है, ठीक है। और ये जो है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। उसके बाद में जन्म स्थान, जन्म स्थान में पूछेगा। जन्म स्थान में बहुत सारे लपड़े हैं, अभी देखते हैं कौन कौन से लपड़े हैं। सबसे पहले जन्म स्थान पूछता है तो हम लिखते हैं कुंभलगढ़, ठीक है। और वहां पे एग्जाम में कुंभलगढ़ देता ही नहीं है भाई साहब, कुंभलगढ़ ऑप्शन में नहीं है। अगर वो ना मिले तो लिख लेना कटारगढ़। क्या लिखना? कटारगढ़। अगर कटारगढ़ ना मिले ऑप्शन में तो वहां पे लिखा हुआ आएगा बादल महल। बादल महल ना मिले तो एक और चीज लिखी होगी, जूनी कचहरी। वो भी ना मिले तो लिखा हुआ आएगा जनाना कक्ष, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज रखनी जरूरी है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर जो एक जगह है, मान लो कि एक किला है कटारगढ़, कटार के अंदर कटारगढ़ के अंदर महल है बादल महल। वहां पे एक जगह पड़ती है जूनी कचहरी, और उसके अंदर दो पार्ट है, एक मर्दाना कक्ष और एक जनाना कक्ष, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या था? ठीक है, बचपन का नाम भी पढ़ लेते हैं। बचपन का नाम इनका था कीका। काकी मत लिख रहे ना, कीका है, ठीक है, काकी का उल्टा कीका। उसके बाद में पत्नी का नाम, पत्नी एक, वैसे 13 रानियां थी भाई साहब की, ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं कि कौन सी, पटरानी। पटरानी कौन थी इनकी? तो वो थी अजब दे पंवार, अजब दे पंवार। इसके बाद में अब यहाँ से कुछ न कुछ आधे एक तो शौक में चले होंगे, गए होंगे कि वहां पे जगमाल को राजा बना घोषित किया और यहाँ तक आप तो पढ़ाना स्टार्ट महाराणा प्रताप कर दिया। तो मैं कहूँ भाई साहब रुको तो सही, रुको रुको जरा। अब उदय सिंह ने देखो, होता क्या था कि इससे पहले एक बात समझाता हूँ मैं आपको कि जो अपने राजपूत वाले होते थे राजा, उनमें एक बात होती थी कि जब भी उसके जो राजा बनेगा ना, जो मतलब जैसे कि उदय सिंह की मृत्यु हुई है तो उसके बाद में राजा मान लो जगमाल को घोषित किया है, तो जगमाल उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा उसका पीछे कारण बताता हूँ।
कि ऐसा सोचते थे, कि ऐसा मानते थे कि अगर मान लो राजा गया अंतिम संस्कार में, पीछे मान लो कि राज्य तो खाली है, ठीक है, कोई पद पे थोड़ी बैठा है राजा के, तो उधर से कोई आक्रमण कर दे और सल्टा दे, ठीक है, तो खत्म मामला। दूसरी बात ये कि राजा का जीवन जो है थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि अपने जो इनफुल वो होते हैं, मतलब कि जिसको जिसको फॉलो करते हैं हम, मतलब कि जिसका जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं उसी प्रकार से था, ठीक है। तो वहां पे एक राजा का जीवन ऐसा होता था कि उससे सीख लेते थे कि भाई ऐसा जीवन होना चाहिए। वहां पे राजा हाय तोबा करने लग जाएगी, अरे पापा, तो वहां पे ऐसा काम तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो राजा रो नहीं सकता, मतलब ओपनली नहीं रो सकता, अकेले में ठीक है कितना ही रो बोले उससे मतलब नहीं है, तो वहां पे रो नहीं सकता। तो वो कुछ कारण होते थे उसके अंदर कि वो वहां पे भाग नहीं लेता था। अब राजा किसको घोषित किया? जगमाल को। तो महाराणा प्रताप को पता था अपन राजा मरने वाला नहीं है, तो महाराणा प्रताप चला गया अंतिम संस्कार में, वहां पे गया। और वहां पे ननेरे वाले तो आएंगे, आपको पता होगा जो जिसके आदमी की मृत्यु होती है, तो वहां पे उसकी वो पगड़ी है, वो पगड़ी जो है ससुराल वाले लाते हैं। मतलब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ना, उसके ससुराल वाले, महाराणा प्रताप के ननियाल वाले हो गए, लेकिन ससुराल वाले किसके? उदय सिंह है। कौन थे? ये लिखा हुआ अखिराज सोनगरा। इन्हीं के बाद में कौन आया था? मान सिंह सोनगरा। तो मान सिंह सोनगरा था, वो आया भाई साहब यहाँ पे, और प्रताप को देखकर ये प्रताप यहाँ क्या कर रहा है? तो इन्होंने कहा क्या, तो क्या कर रहा है, अंतिम संस्कार में है। कि तो अंतिम राजा आता तो नहीं है, क्या राजा थोड़ी है ये, राजा तो जगमाल है। कि माथा खराब हो गया तुम्हारा, पता है सामने कौन है? अकबर है भाई साहब। वो ऐसे थोड़ा सा हुंकार लगा देना तो भाई साहब जगमाल मर जावे। और वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग राजा, तुमको पता है ना, दूसरा साका हुआ था, तीस सॉरी, जो दूसरा साका हुआ था, उसके बाद में तुमको वापस खड़ा होने में कितना टाइम लग गया था। तुम्हारा जो दासी पुत्र था, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात कर दिया था भाई साहब। तो वापस अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ डगमग हो गया, जगमाल को सल्टा दिया अकबर ने, तो वैसा काम खराब हो जाएगा। तो उधर से पास में खड़े थे कृष्णदास, जो अपने चुनावत है, चुनावतों को विशेष अधिकारी था कि वो जो है राजा चुन सकते हैं। तो उन्होंने कहा चुनावत जी, कृष्णदास जी थे, मतलब ये तो पागल हो गया जो है, सही पागल है। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने सबने कहा कि हम सहमत है, मान लो कि जगमाल को राजा बनाने में, तो मैंने कहते सहमत है, मेरे को क्या दिक्कत थी भाई साहब, सबने विरोध नहीं किया तो मैंने नहीं किया विरोध, मैं अकेला क्या कर लेता। उसने कहा तो विशेष अधिकार है ना तुम्हारे पास, तो लो मैं तो भी राजा बना दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है बनाओ, तो फिर तो फिर उन्होंने बना दिया, मतलब महाराणा प्रताप को कहा कि ठीक है आज से तू ही राजा है भाई साहब, विशेष अधिकार का प्रयोग करके। अब राज्यभिषेक वहीं पे, वहां शमशान घाट के अंदर ही जो है इनका राज्यभिषेक हो गया था। किसका? महाराणा प्रताप का। अब राज्यभिषेक कैसे होता था? तो क्या था, वो जो तलवार होती थी वो उसके मतलब कि कमर में बांध देते अपनी तलवार। कृष्णदास चुंडावत थे, उन्होंने अपनी तलवार उतारी कमर से और महाराणा प्रताप के बांध दी, थाबी लेके कहा ठीक है भाई साहब आज से राजा तू। ठीक है। अब गए वापस महल के अंदर। महल के अंदर कहा जगमल को, कहा जगमल खेल रहा, मतलब छोटा, मतलब उतना छोटा नहीं था लेकिन ठीक ठाक, मतलब एवरेज एज थी उसकी। तो उसको कहा भाई साहब कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो। राजा आज से महाराणा प्रताप। किसने कहा? विशेष अधिकार है चुनाव तो बस उन्होंने बनाया, ठीक है। अकबर सॉरी, जगमाल जो है वहां से नाराज हो जाता है, और नाराज होकर कहाँ चल जाता है? अकबर के पास। वहां से आगे हम पढ़ ही लेते हैं, वो दत्तानी का द्वार, सिरोही दिया था, नाला सिरोही वहां से जो भाई बातें हैं वो सारी पढ़ ली थी हमने, ठीक है। तो जो पूछ रहे थे कि जगमाल यहाँ क्या कर रहा है दत्तानी गोद में, तो उसका जवाब यही है, वो नाराज होके कहाँ चला गया था? अकबर के पास। और अकबर ने उसको आधा सिरोही दिया था उस समय। आधा सिरोही के बाद में जब आक्रमण किया, दत्तानी का युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर जगमाल गया था, बस वही मृत्यु हो गई थी उसकी, ठीक है। तो ये लिख लो यहाँ पे, राज्यभिषेक लिखो। मुझे लग रहा है मैंने गलत गलत लिखा है, ठीक है, लग नहीं रहा मैंने लिखा है गलत। कमेंट कर सकते हैं ना यार, बहुत कमेंट करने वाला बहुत है। राज्यभिषेक कहाँ हुआ? तो लिख लेना गोकुंदा। किसने किया? तो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना कृष्णदास चुंडावत। कौन थे? कृष्णदास चुंडावत। भाई साहब हो तो गया, प्रताप अपने राजा बन गया। प्रताप ने सोचा रहे कल मार साहब अपने लिए गड़े फाड़ेंगे, ये ऐसा राजा नहीं हो। और कहा शमशान घाट में अपना राज्यभिषेक हुआ, पर धूमधाम से होना चाहिए, ठीक है, डीजे वीजे लाना चाहिए अपन को, ठीक है, ऐसे कैसे शमशान घाट में हो रखा है। तो उसने एक समारोह का, ऐसा कह सकते हैं कि वो जो है विधिवत जो है राज्यभिषेक हुआ। वो जो है मौका हुआ कुंभलगढ़ के अंदर हुआ, प्रोग्राम हुआ, मोटा प्रोग्राम हुआ।
और आसपास के राजा, जो जैसे कि आपने देखा होगा चुनाव खत्म होने के बाद जैसे मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री जब बनता है तो अपने जिससे बनती है उस दूसरे मुख्यमंत्री को बुलाता है आसपास के राज्य से। और जैसे कि मोदी जी मान लो प्रधानमंत्री बनते हैं तो आसपास के अमेरिका के जो भी है जिससे बनती है रशिया के, तो उनसे बुलाते हैं, ठीक है, भाई प्रधानमंत्री बुलाते हैं वहां से। उसी प्रकार से यहाँ पे बुलाया था किसको, चंद्रसेन को, अभी बात करेंगे हम। तो लिखना विधिवत, विधिवत राज्यभिषेक, ये कहाँ हुआ, कुंभलगढ़, कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में, ठीक है। कौन आया था इसके अंदर, तो लिख लेना चंद्रसेन ने भाग लिया था। चंद्रसेन भी अकबर के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो रहा होता है, बाकी और भी थे। चंद्रसेन ने भाग लिया, ठीक है, यहां तक लिखो। इसके बाद में जो इसके विद्रोही भाई थे, जैसे जगमाल थे और भी थे एक आधे, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, जल्दी से यहाँ तक लिख लो सबसे पहले, ठीक है। जगह वैसे बहुत है लेकिन अपन लिखते ही इस प्रकार से है कि इतनी जगह होते हुए भी अपन आगे ना बढ़ पाए, ठीक है, तो जल्दी से लिखो यार, मैं पानी पी लेता हूँ तक। लिख लिया होगा तो ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास, हमारा पता को देना पड़ेगा टाइम, लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है, जितना ज्यादा जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि सीईटी एग्जाम आ रहा है, सीईटी वालों को थोड़ा क्या है कि मेवाड़ पूरा करा दूं, मारवाड़ भी पूरा करवा दूं। देखो जैसे सिरोही वाला है, सॉरी सॉरी सीईटी वाला है, ठीक है, तो सीईटी वालों को क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपन ने चौहान पढ़ा दिया, बड़ा टॉपिक है, मेवाड़ चला जाएगा 4 दिन में, ठीक है, चार मतलब मान लो 10 तारीख तक, उसके बाद में 7 8 दिन मान लो उसके अपने मारवाड़ के, और फिर रहेगा थोड़ा सा बीकानेर, उसको भी 2 दिन में करा के अपन जो है सीटी तक जो है लगभग लगभग अपना इतिहास हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री रह जाएगी। बाद में कछुआ है, थोड़ा भरतपुर वाला है, थोड़ा सा जाटो वाला इतिहास है, वो रह जाएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से। तो जो जीडी वाले हैं, जीडी वालों में अपन आती ही नहीं है, तो जीडी के लिए मैं स्पेशल मैंने कहा था कि अपना इंडियन हिस्ट्री भी स्टार्ट करवाऊंगा मैं, तो देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तक सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं, जहां तक उससे आगे स्टार्ट करते हैं, विद्रोही भाई किसके, प्रताप के विद्रोही भाई लिख लेना, रेडी, हाँ, विद्रोही भाई, सॉरी, ठीक है, विद्रोही भाई कौन कौन थे, तो सबसे पहले नाम आता है एक शक्ति सिंह। ऐसा कहते हैं कि शक्ति सिंह तो जो है उदय सिंह के टाइम से ही नाराज था प्रताप से, जिस समय उदय सिंह जिंदा थे, जीवित थे, उस समय भी शक्ति सिंह तो प्रताप से नाराज ही थे, अकबर के पास चला गया था, और कहते हैं कि कुछ तो कहते हैं कि जो शाखा हुआ था तीसरा, राजस्थान वाला, मेवाड़ वाला, तो उसके अंदर आ गया था, और कुछ कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर वापस आ गया था, अकबर के पास चला गया था लेकिन वापस आ गया था, ठीक है, तो कुछ कहते हैं हल्दी घाटी वाला युद्ध में आया, कुछ आया, वो शाखा हुआ था तीसरा, उसके अंदर आए थे, ठीक है, तो लिख लेना इनसे एक ब्रांच निकली थी, उसका नाम था सक्ता, तो लिख लेना इनके वंशज, उनके वंशज सक्तावत। और ये याद रखना भाई साहब, शेखावत अलग होता है, सक्तावत अलग होता है, ठीक है, सक्तावत कहला। और अभी मैं हमने एक क्वेश्चन भी डाल रखा था, शायद 4 5 दिन नहीं, शायद मैं जब पिछली क्लास थी ना, उसके अगले ही दिन मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि जो प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसके भाई का क्या नाम था, चेतक के भाई का नाम, ठीक है, चेतक के, महाराणा प्रताप के भाई का नाम, चेतक के भाई का क्या नाम था, तो वहां पे था त्राटक, तो इनके घोड़े का नाम था त्राटक, घोड़े का नाम क्या था, त्राटक। 2022 वाले जो वैकेंसी थी 2021 में आई थी, एग्जाम हुए थे 2022 के अंदर, ठीक है, तो 2022 के अंदर हुआ था,
तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चेतक का भाई था उसका क्या नाम था। तो ऐसा कहते हैं किताब में, ठीक है, कि ये दोनों भाई थे, तभी तो पूछा कि भाई का क्या नाम था, तो त्राटक था वहां पे। ठीक है, तो बहुत सारों के गलत भी हो गए थे, किसी के तो आउट ऑफ सिलेबस लगा, क्योंकि भाई का नाम, भाई साहब महाराणा प्रताप के भाई का नाम याद नहीं रहता, उसके घोड़े के भाई का नाम, ठीक है, क्या नाम था, त्राटक। ध्यान रख लेना छोटी छोटी चीज, इसलिए बोलता हूँ कि महाराणा प्रताप के जूते का नाम कौन से ब्रांड का पड़ता है, ठीक है ना, कितने साइज आती है, वो सारे सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है, अगर मिल जाएगा एनसीईआरटी में। उसके बाद में दूसरा भाई था जो कि नाराज हो गया था, वो था जगमाल। जगमाल के बारे में वापस नहीं लिखाऊंगा मैं, ठीक है, लिख लेना, लिखना चाहो तो। दत्तानी के युद्ध में मारा गया, दत्तानी के युद्ध में मारा गया, ठीक है। छोटी सी चीज है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वरना मैंने लिखवा दिया है पीछे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक तीसरा भाई था, ठीक है, कौन था, सगर। अब भाई साहब सगर क्यों नाराज था, जगमाल के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए करेंगे नहीं वापस, ठीक है, बस मैंने बता दिया, अभी भी चर्चा कर भी ली थी वैसे थोड़ी तो। सगर, सगर कौन था, तो देखो अभी यहाँ पे बात की थी हमने जगमाल की, दत्तानी के अंदर मृत्यु हो गई थी, तो दत्तानी का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था, अकबर के खिलाफ हुआ था। कोलीवाड़ा से आए थे, वो आए थे अपने, ठीक है, बात की थी हमने राय सिंह वाली। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब युद्ध लड़ा तो प्रताप को लगा यार कोई तो है, मतलब जब लड़ रहा था, कौन है, शिरोई वाला, ठीक है, तो उसको लगा सोनगरा, सॉरी, जो लड़ रहा था शिरोई वाला शासक, तो उसको लगा प्रताप को कि भाई कोई तो है जो अकबर के खिलाफ लड़ रहा है, कोई तो प्रताप के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसने क्या कहा कि जो उसकी प्रताप की बेटी थी उसका विवाह करवा दिया शिरोई वाले शासक से, ठीक है। तो जब विवाह करवाया तो सगर ने कहा देखो कैसा भी है, मान लो माना कि प्रताप अकबर के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन है तो मान लो कि अपने उसने क्या किया है, जगमाल की हत्या की है, ठीक है, सुल्तान ने, कौन था, सुल्तान था वो। तो सुल्तान ने जगमाल की हत्या की है, अपने चाचा के, जो जिसने चाचा की हत्या की है, भाई जिसने चाचा की हत्या की है उसके साथ वो शादी कैसे कर सकती है, भाई जो प्रताप की बेटी होगी उसके जगमाल क्या लगेगा, चाचा, और चाचा की हत्या किसने की है, सुल्तान ने की है ना, तो सुल्तान के साथ कैसे शादी कर सकती है, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसने सगर ने कहा भाई नहीं हो सकता, लेकिन प्रताप ने क्या कहा कि भाई देखो अपना वचनी शासन है, मैंने कह दिया तो कह दिया, अब सगे शादी होगी तो होगी, ठीक है। तो सगर इस वजह से नाराज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है इसके अंदर, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विद्रोही भाइयों के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट युद्ध ही आएगा, हल्दी घाटी का युद्ध आएगा, तो यहां तक लिख लो, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 एक मिनट, इसके आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले तो कुछ बातें हुई थी। अकबर, क्या आया था, अकबर का शिष्टमंडल, अकबर का शिष्टमंडल महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। चार जने आए थे, सबको पता है, अब तक तो नाम भी याद हो गए होंगे छोटी क्लास में पढ़ पढ़ के। कौन, जलाल का कोरची, उसके बाद मान सिंह, भगवान दास, और उसके बाद टोडरमल। उसकी सन जो है आने की, या टाइम जो है वो याद लिखूंगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं। सबसे पहले कौन आया था अपना, जलाल खां कोरची। कब आया था, तो राजा बनते बनते ही हैंड टू हैंड प्रस्तुत प्रस्तुत हो गया 1562 में। उसके बाद में मान सिंह, कौन है, मान सिंह। मान सिंह कब आया, तो मान सिंह आया अपने जून 1573 में। फिर लिख लेना तीसरे नंबर पे कौन आया था, भगवान दास। तो भगवान दास कब आया था, भगवान दास आया था अपने सितंबर, यानी सितंबर, सितंबर 1573 में। उसके बाद में आया था टोडरमल, कौन आया था, टोडरमल। टोडरमल कब आया, दिसंबर में, कब आया, दिसंबर में। तारीख, सॉरी, साल ये, ठीक है। कौन सी वाला तो याद रहेगा, राजा बनते यानी 1572 के अंदर ही आ गया। उसके बाद जून यानी छठे महीने है, 6 9 12, ठीक है, याद रखना है। छठे महीने में कौन आया, मान सिंह। 90 में कौन आया, भगवान दास। और
12वें के अंदर, यानी 3 महीने बाद में कौन आए, आने जाने में भी टाइम लगता था थोड़ा बहुत तो, और थोड़ा बहुत टाइमिंग का फर्क पड़ गया। उसके बाद में गया टोटल में। हुआ क्या कि जैसे कि उदय सिंह को तो नहीं हरा पाया, मतलब कि पकड़ पाया या उसके ऊपर शासन स्थापित नहीं कर पाया अकबर, ठीक है। तो जब नहीं कर पाया तो उसने सोचा कि अब मान लो कि नया राजा बना है प्रताप, तो हो सकता है इसके साथ अच्छी बन जाए, बॉन्डिंग बन जाए, ये मान लो कि जीता स्वीकार कर ले, ठीक है, और मतलब भारत का मैं राजा बन जाऊं, बादशाह बन जाऊं। तो इससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। जब मैंने कहा था एलची वेलची सिक्के चला दिए थे उधर, वो 30,000 का कत्लेआम करवा दिया था, तो वहां पे क्या है, एक घूमने गया था अकबर, ठीक है, जैसे उदय सिंह गया था, जैसे ही घूमने गया तो उसको एक साधु मिला। साधु को देख के उसने हाथ दिखाया कि साधु साहब देखो, देख लो तुम्हारे कटे एक लकीर है, मतलब हाथ देख के बताओ कि मेरा लकीर वकीर है क्या इसके अंदर, भारत का बादशाह बनने की। उसने कहा लकीर है तो सही, थोड़ी सी। उसने कहा, थोड़ी सी कैसे? कहा कि थोड़ी सी इस प्रकार से है कि भाई थोड़ी ये है कि जब तक प्रताप है तब तक तू राजा नहीं बन सकता। उसने कहा ऐसे कि तुमने कुछ जानते तो नहीं हो। कि अच्छा अच्छा अच्छा, रुक रुक, कि जानता मानता तो हूँ, ये तो बात की बात है, एक फ्री की एडवाइस और लेता जा। उसने कहा क्या, कि तेरे भारत का बादशाह बनने की लाइन हो ना हो पूरी, लेकिन तेरी मौत जो है उसके बीच में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। वो लाइन पूरी है लेकिन उसके बीच में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। उसने कहा क्या, कि जिस दिन तूने प्रताप का सामना कर लिया ना, वो तेरा आखिरी दिन होगा, ठीक है, उसके बाद में तेरी मृत्यु निश्चित है। तो याद ध्यान रख लो, मतलब प्रताप के सामने अकबर कभी आया ही नहीं, 72 से लेकर 97 तक कभी नहीं आया भाई साहब। कभी नहीं देखा होगा आपने कि अकबर की चर्चा की होगी, प्रताप और अकबर की मुलाकात हुई, कभी नहीं, ठीक है। तो यहां तक लिख लो। सबसे पहले देखो, जलाल खा कोर्ची को भेजा, जलाल खा कोर्ची को भेजा कि बैठ पाया, ठीक है। जब मृत्यु हुई उदय सिंह की तो उसने उसने सोचा प्रताप ने कि भाई बैठने आए होंगे, लेकिन वो तो बैठने थोड़ी आया था, उसने भेजा था भाई अधिरंधा स्वीकार करने के लिए। तो प्रताप को पता था भाई अब अभी, मतलब अभी भी उदय सिंह की मृत्यु हुई है, तो उदय सिंह भटक रहे थे, प्रताप भी भटक ही रहा था। तो सोचा कि अभी तो सेना मजबूत है नहीं, अगर अभी बोल दिया ना कि नहीं करेंगे अधिरंधा स्वीकार, तो भाई साहब अकबर तो सेना अभी भेज देगा, ठीक है, टाइम ही नहीं लगेगा उसको, और अभी इतनी मेवाड़ की स्थिति है नहीं कि युद्ध लड़ सके। तो उसने कहा कि भाई देखो, जब मतलब पिता की मृत्यु होती है तो हम 6 महीने तक बार बार जाते नहीं है, कुछ काम वाम करते नहीं है, ठीक है, तो 6 महीने बाद मिलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जलाल का कोर्ची का गया, अकबर को कहा कि 6 महीने तक ये वो सिस्टम होता है, ठीक है। तो अकबर हर रोज मैसेज देखता कि मान लो कि रिप्लाई आया कि नहीं आया, फिर देखता रिप्लाई आया कि नहीं आया। भाई साहब परेशान हो गया। फिर अकबर ने सोचा कि भाई साहब जो जलाल का कोर्ची है वो मुस्लिम है, और अखबार जो है, सॉरी जो प्रताप है वो क्या है, हिंदू है। तो हो सकता है कि कॉम्बिनेशन थोड़ा बेटर ना हो, पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी हो ही नहीं हो, बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई हो। तो उसने कहा हिंदू को भेजते हैं, ठीक है। उसने भेजा मान सिंह को, भाई साहब उसके थोड़ी देर बाद मान सिंह को भेजा। मान सिंह आया, इधर से मान सिंह को भेजा, उधर से जो है प्रताप नहीं आया, प्रताप का बेटा आया अमर सिंह। अमर सिंह को कहा आप जाओ और आप उनसे मुलाकात करके आओ। अब कुछ तो कहते हैं कि अपने वो जो फायसागर है जी, ठीक है, वो जो जगह है फायसागर वहां पे मिले, और कुछ कहते हैं कि वो जो पिछोला झील है वहां पे मिले थे। तो जो भी है आपको देख लेना उस हिसाब से। तो वहां पे क्या है कि वहां पे मिले। अब वहां पे मान सिंह तो टाइम पे आ गया, लेकिन क्या हुआ कि अपने जो ये अमर सिंह है उसने थोड़ा वेट करवा दिया उसको, मान सिंह को, भाई लेट आया। तो उसने मान सिंह, जब मान सिंह के सामने जब अमर सिंह आया तो उसने कहा कि यार लेट कैसे हुए। उसने कहा लेट नहीं हो सका, ये नाजुक आदमी थोड़ी है जो अटेन में फिरता फिरे, ठीक है, दूसरों के लिए काम करते फिरे, इतना नाजुक आदमी थोड़ी हो, हमारे पास टाइम ही होता है, काम होता है, लेट हो गया तो हो गया। उसने कहा अच्छा अच्छा, इतनी अकड़ में बात कर रहे हो तुम? उसने कहा अकड़ पकड़ क्या है। उसने कहा वैसे तुम क्यों आए हो, आना तुम्हारे पापा को था, प्रताप को आना था, तुम क्या आ गए। उसने कहा पापा को पेट दुखे। उसके बाद में पापा को पेट दुखे, उसने मान सिंह ने कहा पेट वेट में सब सही कर दूंगा, सेना वेना लेके आऊंगा ना, सबको सलटा दूंगा। उसने कहा गलत फहमी हो ना तो फूफा जी के साथ ले आना। मान सिंह की बुआ जी जो थी उसकी शादी हो रही थी किससे, अकबर से। तो उसने फूफा जी लगते थे अकबर, फूफा जी को साथ ले आना, ठीक है, गलत फहमी उतार देंगे आपकी। तो उसने कहा था गलत फहमी तो है ही नहीं अपन को, ठीक है, हरा देंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि खाना वाना खिला दो। मान सिंह ने कहा अकबर अमर सिंह को खाना वाना खिला दो अगर खिलाना हो तो। उसने कहा हम और तुम्हारा खाना खाए, हो ही नहीं सकता, तुम मुगलों के साथ खाना खाते हो, हम उनके साथ, तुम मुगलों के साथ खाना खाते हो, ठीक है, तो हम तुम्हारे साथ थोड़ी खाएंगे, तुम तो अछूत हो गए, हम तो तुमको छू भी नहीं सकते, ठीक है। जैसे जो मान सिंह था वो उठ के जाने लगा, तो वैसे अमर सिंह ने कहा अरे गंगा जल लाओ रे, छाटा छिड़को यहाँ पे, ठीक है, हमारी जो भूमि है वो अपवित्र हो गई है।
अब मान सिंह को, सॉरी, हाँ, मान सिंह को जो है गुस्सा आ गया। मान सिंह निकलने वाले थे, बीच में कृष्णदास चुनावत खड़े थे। उन्होंने कहा, मान सिंह जी, उसने कहा कही हो, तो उन्होंने कहा कि मेवाड़ तक अगर मान लो सेना लेके आओ ना, फूफा जी के साथ में लाओ, तो मेवाड़ तक आने की जरूरत नहीं है, बता देना थोड़ा सा, मतलब पहले बता देना, हम अजमेर आके धो देंगे तुमको। अब मान सिंह भाई साहब गुस्सा गुस्सा आ गया, लाल टमाटर की तरह लाल होके चला गया भाई साहब। अकबर को जाके कहा, कूची दो जल्दी से, मतलब गेट खोल के घोड़े निकाल के तो धो के आना है मेरे को। मैं कहा, ठपो ठपो। उसने सोचा, जिस पद का आदमी इधर से गया है, उसी पद का आदमी उधर से आया है। ठीक है भाई, जिस पद का मतलब मान सिंह था, राजकुमार था, राजा तो उस समय तो भगवान भगवान दास ही था। ठीक है, भगवान दास था उस समय। तो क्या हो सकता है उस समय कि भाई इधर से अमर सिंह मतलब मान सिंह गया है, तो उससे भी कौन आएगा, अमर सिंह, क्योंकि अमर सिंह उस समय राजकुमार था, राजा कौन था, प्रताप। तो उसने कहा ठीक है, इस बार भगवान दास को भेजो। भगवान सिंह जी गए, उन्होंने कहा कि देखो अधीनता स्वीकार कर लो। तो प्रताप ने आराम से कहा, भेजा। इस बार प्रताप मिला, तो प्रताप ने कहा, देखो बात ऐसी है, पाती परवण हुआ था, उसके अंदर आपकी तरफ से लड़ने, जो अजमेर की आमेर की तरफ से लड़ने, ठीक, कौन आया था, पृथ्वीराज जी आए थे। तो उस समय पाती परवण में मतलब हमारे अधीन लड़े थे पृथ्वीराज जी। तो मैं अभी जो है आपके अधीन लड़ लूंगा, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। आप जो अकबर के खिलाफ लड़ो, मैं आपके अंडर लड़ लूंगा, लेकिन देखो अधीनता तो नहीं तो आज स्वीकार हुए न काल हुए। ठीक है, मैं कभी स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो ये बात जाके कह दी उसको, अकबर को के। भगवान दास ने कहा, गोदरे बैठले कर ले। उसने कहा, क्यों आए हो ना पूर्व, वहीं चले जाओ। भाई साहब वो भाई साहब पूरी तैयारी करके बैठे धोने के। उसने कहा, सोचा कि यार हो सकता है कि खाली हाथ जा रहे हैं सारे सारे, ऐसे ही अधीनता से भी स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा, खजानी था उसका, कौन है, टोडरमल, पैसे वैसे का लालच दे, हो सकता है कि मान जाए। टोडरमल को भेजा। टोडरमल ने फिर कहा कि अधीनता स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा कि मैंने, अकबर ने कहा टोडरमल को, मैंने सुना आप ब्यावर में आते जाते हो, घर वहां पे ही है। तो उसने कहा, हाँ हाँ है तो सही वहीं पे। तो उसने, आना जाना है कि नहीं है। ठीक है भाई, घर पे आना है कि नहीं आना है। बादशाह की नौकरी तो छोड़ो भाई साहब, जिंदगी से जाओगे, और घर वालों से मिलना मिलना जुलना भी बंद कर दूंगा, देख लेना। तो उसने कहा कि धूड़ बाड़ो, मैं तो आज ना हूं ना कोई काल जाऊं। ठीक है, वो चला गया अकबर के पास वापस। उसके बाद क्या होता है, नहीं मानता प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो सबसे पहले यहाँ तक लिख लो, उसके बाद में पढ़ते हैं हम हल्दी घाटी का युद्ध। उससे पहले कुछ चीजें हुई थी, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा इतनी, मतलब मैंने कहानी सुनाई तब तक तो लिख ही लिया होगा, कोई वेट नहीं करता है मेरे साथ में। अब आ तो गया हल्दी घाटी का युद्ध, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हुई थी, वो चीजें लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो पहले, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो पता है सबको, 8 जून 1576। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई युद्ध कर रहे हैं, तो रणनीति भी तो बनानी पड़ेगी। तो रणनीति बनाई, तो वो कहाँ बनाई, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ जाते हैं। तो रणनीति कहाँ बनी, दोनों लोग बनाएंगे, अकबर भी बनाएगा, प्रताप भी बनाएगा। तो अकबर ने कहाँ बनाई, और फिर प्रताप ने कहाँ बनाई, दोनों चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर ने कहाँ बनाई, तो अकबर का किला है, अकबर का किला कहाँ पर है, अजमेर में। तो वहां पे रणनीति बनाई। ठीक है, कहाँ पर है, अजमेर। और इन्होंने कहाँ बनाई, कुंभलगढ़ में। ठीक है, रणनीति बनाने से क्या होगा, वो जो पड़ाव है वो भी डालना पड़ेगा। तो पड़ाव कहाँ डाला, तो जिन्होंने पड़ाव है वो कहाँ डाला, जो यहाँ पे भी अकबर और प्रताप अलग अलग डालेंगे, एक ही से थोड़ी डालेंगे, अकबर और प्रताप।
इससे पहले एक चीज लिखना, दोनों युद्ध हुए कहाँ, तो लिख लेना कि गोकुंदा हल्दीघाटी युद्ध हुआ कहाँ, वो उसकी चर्चा लिख लेना। गोकुंदा में खमनोर की पहाड़ियों के मध्य, ठीक है। ये छोटी सी लाइन लिख लेना बीच के अंदर, बाद में रणनीति का बने। और पड़ाव का नाम, तो अकबर का पड़ाव डला था मोमेला, कहां पर, मोमेला। और प्रताप का कहां डला था, लोसिंग, कहां पर, लोसिंग। दोनों स्थान है। अकबर ने कहा पड़ाव डाला अपना, मोमेला में। और प्रताप का डेरा कहां था, अपने लोसिंग में। अब प्रताप क्यों भाई साहब जज्बाती, उन्होंने कहा कि जाके मोमेला में धो देते हैं हमको, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। साथ वाले जो सरदार थे उन्होंने कहा नहीं, रुको, आ तो वो रहे, आक्रमण तो उनको करना है, तो उनको आने दो। वो जैसे ही गोकुंद आएंगे ना, अपन खमनौर चले जाएंगे। कहा, खमनौर। उन्होंने कहा अपन खमनौर क्यों जाएंगे, तो उन्होंने कहा देखो, खमनौर जाने का अपन, मान लो ये जो अपना लोसिंग वाला एरिया है, मान लो जो मोमेला वाला एरिया है ना, ये क्या मैदानी है, ठीक है। और जैसे ही मैदान दिखते ही वो क्या करेंगे मुगलों के पास, सबसे पहले तो वो तुलगामा कर देंगे, चारों तरफ से घेर के धोएंगे भाई साहब। अब वो चारों तरफ से घेर के धोएंगे तो अपन को हारना तो तय है। तो उन्होंने कहा फिर, तो वहां पे क्या है कि जो गोकुंदा है और खमनौर है, वहां पे हल्दी घाटी जो है, वहां पे क्या है कि वहां पे चारों तरफ पहाड़ है, तुलगामा कर नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है। और तो उन्होंने कहा और क्या, और उनके पास तोपे है, ठीक है। अब तोप पे क्या है कि घाटी पे जा नहीं सकती, तोप पे ले जाते कैसे थे, ठीक है, ऐसे चला के तो ले जाते नहीं थे, बैलगाड़ी थी नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी थी, जैसे भी थी, या ट्रक था, ट्रक के पीछे रखे तोप भाई साहब चला दिया, ट्रेन थी, ट्रेन के अंदर सप्लाई कर दी। उस समय क्या थे, हाथी थे, हाथी के ऊपर लादी जाती थी। अब हाथी भाई साहब ऐसे ही घाटी नहीं चढ़ सकता, और तोप लाद दी उसके ऊपर, यानी तोप उसके ऊपर रख दी, तो और भी नहीं चढ़ सकता, इसका मतलब तोपें नहीं आ सकती। उसने कहा ठीक है, फिर तो अच्छी वो बात हो गई कि तोपें नहीं आ सकती, तुलगामा नहीं कर सकते। और उसने कहा और कुछ फायदा हो, तो और उसने कहा भाई साहब मान लो कि घाटी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये जगह है। अब मान लो हम यहाँ पे हैं, अब मान लो ये इतनी बड़ा सेना है और हम इतनी सी बड़ी सेना है, अब आएंगे तो भाई साहब इतनी सेना, बड़ी सेना जो है इसके अंदर, घाटी के अंदर एक दम से तो नहीं आ सकती, ठीक है। अपन मान लो इधर 10 लोग खड़े हैं, उधर 10 लाख खड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है। मान लो गेट है, ठीक है, उस गेट में आते जाओ, ठीक है। और एक और क्या है कि एक जैसे आते जाएंगे, एक साथ पूरे आ नहीं सकते, कितनी भी बड़ी सेना हो एक साथ आ नहीं सकती, थोड़े थोड़े आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे तो हम सल्टाते जाएंगे, एक एक को काटते जाएंगे। जैसे कि ये गेट है, मान लो उसके पीछे 4 जने खड़े हैं, ठीक है, उधर मान लो 40 खड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक तो अपन हाइट पे खड़े हैं, क्यों घाटी बोल रहे हैं ना, तो घाटी का मतलब क्या है, हाइट पे है, तो हाइट वाले को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। क्या होता है देखो, जैसे कि कोई छोटी वाला हाइट है तो उसको खली है ना, खली खली क्यों जीता था, WWE देखा है आपने, ठीक है, वो फेक होता था, कुछ भी होता था, लेकिन उसको फायदा किस चीज का मिलता था, मतलब उसका इतना बड़ा शरीर था उसका, वो हाइट थी, ठीक है, एक मुक्का मारे भाई साहब दूसरा नीचे गिर जाए, तो उसी प्रकार से हाइट पे रहने का थोड़ा फायदा मिलता था। एक तो पूरी सेना दिखती थी, ठीक है, कहीं पे भी वहां पे तीर जाके लगेगा, ठीक है। बड़ी सेना का ये, छोटी सेना का ये था, ये सेना कहीं पे भी मारे, ठीक है, यहाँ पे जाके मिस नहीं होगा। अब यहाँ वाले मारे, ये वाला मारे, यहाँ पे आके लग जाए भाई साहब, मिस हो जाए, ये टारगेट मिस ही नहीं करेगा, जाके सीधा किसी न किसी के तो लगेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे तीर चलावे, तीर को मान लो ज्यादा गति की आवश्यकता नहीं है, धीरे चलावे तो भी जाके लग जाए उसके। अब वहां वाले तीर छोड़े भाई साहब, ग्रेविटी के कारण वो तो खींचे, तो वहां पे कहीं ना कहीं फायदे हाइट वाले को मिलेगा। उसने कहा ठीक है भाई साहब, तो वहां पे जाके जो इन्होंने लड़ा, ठीक है, युद्ध। तो हल्दी घाटी की बात करते हैं आगे। उसके बाद में सैनिकों की बात होती है कि भाई सैनिक कितने कितने थे। मैंने बात की कि अकबर की सेना बड़ी थी, तो सैनिक कितने कितने थे, तो 2 जने थे। एक तो बदायूं जो उनकी तरफ से आया हुआ था, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख लेना इस प्रकार से, सैनिक। तो सैनिक 2 जने बताते हैं, एक सैनिक, तो कौन कौन बताते हैं, सबसे पहले तो एक तो बदायूं और एक भाई साहब नैन सी अपना है, दोनों अलग बताते हैं। एक तो बताते हैं अकबर की सेना में कितने थे, एक बताते हैं प्रताप की सेना में कितने थे, ठीक है। अकबर की सेना में बताते हैं कि जो बदायूं नहीं है वो बताता है अकबर में थे 5,000 और इधर थे 3,000, ठीक है। ये तो घाटी फेंके मार दी, 3,000 सैनिकों के साथ कौन लड़ने आएगा, और अकबर सिर्फ 5,000 ही भेजेगा, इतनी बात तो हो नहीं सकती, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जीरो जीरो हटा दिए होंगे, हाँ ये हो सकता है कि जीरो हो, ठीक है। और नैन सी भाई साहब, नैन सी बताता है कि
अकबर के पास तो थे 80,000। कितने थे? 80,000। इधर कितने थे? इधर थे 20,000। तो एग्जामिनेशन कहीं कभी नहीं पूछेगा कि नैन्सी के अनुसार सैनिक कितने थे। ठीक है, 80,000 20,000, वो वहां पे देगा अनुपात। अनुपात पूछ लिया था एक बार आपसे, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया था, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? 1:4 लिखा हुआ था, वो सही था वहां पे। काटोगे तो क्या आएगा? 1:4 ही आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लेना। बाकी जो बचा हुआ चीजें हैं वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।